हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सील तथा पैकिंग। ये कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। अभी तक हमने फिल्टर के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे सील तथा पैकिंग। सील तथा पैकिंग से आप क्या समझते हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं यूज की होगी सील तथा पैकिंग। यहाँ इसका क्या मतलब है बताना चाहूँगा। सभी द्रविक प्रणालियों की लीकेज एक बहुत समस्या है। इससे दक्षता घटती है और शक्ति ह्रास में वृद्धि होती है। अतः द्रविक प्रणाली में सीलिंग युक्तियों का प्रयोग करके दक्षता को बढ़ाते हैं तथा शक्ति ह्रास को कम करते हैं। लीकेज प्रणाली के उचित अनुरक्षण, सील के उचित चुनाव तथा डिजाइन के स्तर पर सही सीलिंग विधि का चुनाव करके इसको कम किया जा सकता है। द्रविक प्रणालियों में लीकेज दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला आंतरिक लीकेज और दूसरा है बाह्य लीकेज। आंतरिक लीकेज क्या होता है? आंतरिक लीकेज द्रविक अवयवों जैसे कि स्पूल आदि चल अंगों में दिए गए कार्यकारी अवकाश के कारण होता है। आंतरिक लीकेज से किसी प्रकार से तरल की हानि नहीं होती, क्योंकि सारा तरल वापस कुंड में चला जाता है। लेकिन यदि लीकेज बहुत अधिक हो तो गति करने वाली युक्ति ठीक से परिचालित नहीं होती है। वाय लीकेज। वाय लीकेज से अभिप्राय है कि प्रणाली में से तरल का हानि होना। पाइप फिटिंग की अनुचित असेंबली इसका सबसे प्रमुख कारण है। आवश्यकता से अधिक कसे होने से नुकसान होता है तथा कंपनों से भी उचित कसे हुए पाइप फिटिंग ढीले पड़ सकते हैं। ड्रेन लाइन को सही से जोड़ने में असफलता, अधिक कार्यकारी दाब तथा संदूषण भी वाय लीकेज के कारण हो सकते हैं। सील का कार्य। अत्यधिक आंतरिक व बाह्य लीकेज से बचाने के लिए द्रविक प्रणालियों में सील का प्रयोग किया जाता है। सील से संदूषण को भी बाहर रखा जा सकता है और इसके अलावा सील का कार्य है लीकेज से बचाना, प्रणाली में धूल तथा अन्य अवांछित कणों का प्रवेश न होने देना, दाब को बनाए रखना तथा द्रविक प्रणाली की विश्वसनीयता तथा सेवा काल को बढ़ाना। नेक्स्ट है द्रविक सीलों का वर्गीकरण। तो उसके कई आधार हैं। पहला आधार है सीलिंग की विधि के आधार पर। एक होता है धनात्मक सीलिंग तथा अधनात्मक सीलिंग। धनात्मक सील तरल या तेल की मोटी सी मात्रा भी बाहर निकालने से बचाती है। धनात्मक सील किसी भी प्रकार की लीकेज, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, को नहीं होने देती, जबकि धनात्मक सील आंतरिक लीकेज की एक बहुत छोटी सी मात्रा, जैसे कि एक स्नेहन फिल्म बनाने हेतु पिस्टन में लगा दिया गया अवकाश के कारण, की अनुमति देती है। दूसरा है सील तथा अन्य अंगों के बीच सापेक्ष गति के आधार पर। स्थैतिक सील और गतिक सील। स्थैतिक सील ऐसे स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहां मिलने वाले अंगों में सापेक्ष गति नहीं होती है। उदाहरण के लिए फ्लैंज, गॉस्केट तथा सील, ओरिंग आदि। ये अपेक्षाकृत साधारण होती है। यदि उचित असेंबली हो तो ये घिसन रहित तथा प्रायः समस्या रहित होती है। गतिक सील ऐसे स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहां मिलने वाले अंगों में सापेक्ष गति हो। अतः इन सीलों में घिसन की समस्या होती है, क्योंकि एक अंग चल होता है और एक अचल। तीसरा है ज्यामितीय अनुप्रस्थ काट के आधार पर। ये कई प्रकार के होते हैं। ओ रिंग, वी रिंग, टी रिंग, पिस्टन कप पैकिंग, पिस्टन रिंग, वाइपर रिंग। ओ रिंग। ओ रिंग क्या होता है? बेसिकली क्रॉस सेक्शनल इसका ओ होता है, इसलिए इसको ओ रिंग कहा जाता है। और ये एक रबर बैंड जैसी होती है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। यह
किसी भी द्रवित प्रणाली में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली सील है। यह एक मोल्डेड सिंथेटिक रबर सील होती है जिसके अनुप्रस्थ काट उसकी मुक्त अवस्था में वृत्ताकार होती है। यह सील अधिकतर स्थैतिक तथा गतिक परिस्थितियों के लिए प्रयोग की जाती है। यह सील ताप, दाब तथा गतियों की एक बड़ी परास के लिए प्रभावी सीलिंग प्रदान करती है। इसके साथ ही इसका प्रमुख लाभ यह भी है कि चल अंगों पर निम्न रनिंग घर्षण प्रदान करती है और सील के दोनों तरफ सीलिंग दाब वहन कर सकती है। नीचे चित्र में ओरिंग और उसका अनुप्रयोग को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि ओरिंग लगा हुआ है और वो डायमीटर के ग्रुप में ओरिंग लगाया गया है और वो डायमीटरली कंप्रेस्ड हो रही है। ओरिंग के खामियां। ओरिंग की पहली खामी है कि यह घूमती हुई शाफ्टों की सीलिंग तथा जहां कंपन एक समस्या के लिए उपयुक्त है। उच्च दाबों पर ओरिंग मिलने वाले अंगों के मध्य अवकाश में निष्कासित हो सकता है। नेक्स्ट है वी या यू रिंग। सामने चित्र में एक वी रिंग पैकिंग प्रदर्शित किया गया है। ये संपीड़न प्रकार की सील होती है तथा प्रायः सभी प्रकार के पश्चाग्र पंपों में पिस्टन तथा प्लंजरों पर सील वायवीय और द्रविक सिलेंडरों, प्रेस रैंक, जैक में पिस्टन रॉड सील आदि में लगाई जाती है। ये कुछ धीमे घूर्णी अनुप्रयोगों जैसे कि वाल्व स्टैम्प के लिए भी प्रयुक्त होती है। इन पैकिंगों को वी तथा यू आकृति में मोल्ड करके बनाया जाता है। अधिक प्रभावी सीलिंग के लिए इन्हें कई संख्या में लगाया जाता है। टी रिंग। टी रिंग स्थिर या पश्चाग्र गतिक अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट सील समाधान प्रदान करते हैं। टी सील को मौजूदा ओ रिंग ग्रूव्स में फिट करने के लिए या विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकता के लिए अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। पिस्टन कप पैकिंग। पिस्टन कप पैकिंग को वायवीय या द्रविक सिलेंडर तथा पश्चाग्र पंपों में पिस्टनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। ये आसानी तथा शीघ्रता से लगाए जा सकते हैं और न्यूनतम रिसेस स्थान तथा न्यूनतम रिसेसिंग मशीनिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसके अनुप्रयोगों में सर्वोत्तम सेवाकाल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग। चित्र में पिस्टन रिंग प्रदर्शित है। ये सील सर्वत्र रूप में सिलेंडर पिस्टनों में प्रयोग की जाती है, अर्थात जहां भी पिस्टन और सिलेंडर सिस्टम होगा वहां ये जरूर प्रयुक्त होगी। धातु पिस्टन रिंग प्रायः कास्ट आयरन या स्टील की बनाई जाती है। जंग तथा संक्षारण से बचाने के लिए इन रिंग पर जिंक फास्फेट या मैग्नीज फास्फेट की बाहरी परत चढ़ाई जाती है। पिस्टन रिंग अनेक अनुप्रयोग के लिए आदर्श समाधान है क्योंकि वहां स्नेहक की उपस्थिति हानिकारक तथा खतरनाक हो सकती है। लास्ट है वाइपर रिंग। वाइपर रिंग वह सील है जिसका डिजाइन सिलेंडर में प्रवेश करने वाले बाहरी अपघर्षी या संक्षारक पदार्थों को रोकने के लिए किया जाता है। ये दाब के विरुद्ध सील लगाने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते। चित्र में एक वाइपर रिंग प्रदर्शित है। और लास्ट क्लासिफिकेशन का आधार है सील पदार्थों के प्रकार के अनुसार। सील पदार्थों के प्रकार के अनुसार भी द्रविक सीलों को निम्न प्रकार बांटा गया है। फिर है सीलिंग पदार्थ। सीलिंग पदार्थ अर्थात सीलिंग जो सील्स हैं वो किस किस पदार्थ के बनाए जाते हैं वो है। तो सील में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पदार्थ निम्न हैं। पहला है चमड़ा। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सील्स जो है या वाशर जिसे कहते हैं एक तरह से वो चमड़े के ही बने होते हैं।
यह पदार्थ सख्त, मजबूत तथा कम कीमत वाला होता है। यह सूखा होने पर आवाज़ करता है तथा 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कार्य नहीं करता, जो कई द्रवित प्रणालियों में अपर्याप्त होता है। यह -50 जैसे कम तापमानों पर भी कार्य नहीं करता। बुना एन, यह पदार्थ सख्त, कम कीमत का और घिसन होने वाला होता है। इसके परिचालन के तापमान की परास अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह -45 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करने में सक्षम है और ये अच्छे सीलिंग लक्षण दर्शाता है। सिलिकॉन, यह इलास्टोरम बहुत अधिक तापमान परास जैसे कि -65 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 235 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं। इसलिए ये घूमती हुई शाफ्ट सीलों तथा स्थैतिक सीलों के लिए प्रयोग की जाते हैं, जहां बहुत अधिक परिचालन तापमान अपेक्षित होता है। सिलिकॉन पश्चाग्रशील अनुप्रयोगों के लिए अनुप्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनकी फटन प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। नेक्स्ट पदार्थ है नियोप्रीन। यह पदार्थ 50 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप में यह 120 डिग्री से ज़्यादा होने पर ज्वलित होने लगता है। टेट्राफ्लोरोथाइलीन, द्रवित प्रणालियों में सील के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक के रूप में इसका प्रयोग होता है। यह सख्त तथा रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। इसका बहुत कम घर्षण गुणांक होता है। इसकी एक प्रमुख खामी यह है कि यह दाब में बह जाने की प्रवृत्ति रखता है। और लास्ट पदार्थ है वाइटन। वाइटन में लगभग 65% फ्लोरीन होता है। यह लगभग एक मानक पदार्थ के रूप में इलास्टोरम प्रकार के सीलों में प्रयुक्त होता है, जो उच्च तापमान लगभग 240 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर न्यूनतम परिचालन तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करता है। तो ये ख़त्म हो गया चैप्टर द्रवित प्रणाली के अवयव। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो था पहला, ये फिगर और इसके बारे में कार्यविधि और इसके छोटे छोटे मूल अवयव। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ये हाइड्रोलिक कपलिंग। फिर थोड़ा बहुत ध्यान इस हाइड्रोलिक मोटर्स में दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अक्षीय पिस्टन मोटर। फिर है फिल्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिल्टर का बहुत बड़ा कंटेंट दे रखा है इसमें। तो फिल्टर का वर्गीकरण और उनके लाभ हानि के बारे में ज़रूर पढ़ें। मात्रा के आधार पर जो दे रखा है ये तीन प्रकार भी पढ़ें। और थोड़ा बहुत इन रिंग्स के बारे में। तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।